एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ आपका न्यू व्लॉग में स्वागत है। और गाइस आज ना मैं बहुत खुश हूँ। थंबनेल देख के आप समझ भी गए होंगे क्योंकि आज मैं करूँगी बुक की अनबॉक्सिंग। और ये लिखी है बहू रानी ने, मतलब हमारे जो रिलेटिव्स हैं उनमें बहू है, उसका नाम है काव्या। तो वो ऑथर है, वो बहुत अच्छा लिखती हैं। और ये बुक आपको अमेज़ॉन पे भी मिलेगी गाइस। इसकी मैं ओपनिंग करूँगी, अनबॉक्सिंग करूँगी और फिर मैं काव्या से मैंने बोला था कि कुछ अपने बारे में बताएं, इस बुक के बारे में बताएं। मैं इसको रीड करूँगी फिर भी अपना मैं रिव्यू दूँगी, ठीक है। तो मैं इसकी अनबॉक्सिंग करती हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ कि अब मैं ये भी काम करने लगी हूँ और वो भी बहुत खुश है कि मतलब मौसी जी लगती हूँ वैसे मैं। तो अभी मैं आपको अनबॉक्सिंग करूँगी, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। यस, देखिए ना, अनबॉक्सिंग करने में बहुत समय लग गया। कोई नहीं, चलो। अंदर से बहुत अच्छी पैकिंग है गाइस, अंदर से भी पैक करा हुआ है। देखना, जैसे मैं आपको दिखा देती हूँ कि इस तरह से पैक है ये देखिए ज़रा, इस तरह से ये पैक है ऐसे करके। और देखिए ये बुक है रेत का आईना कविता संग्रह। आपको मैं दिखा देती हूँ, पूरा नाम दिखाई दे रहा है। और अभी मैं इसको पढ़ूँगी, इसके बारे में मैं आपको क्या बताऊँगी वो आप जब सुनना। देखिए ज़रा, रेत का आईना, उज्ज्वल त्यागी। और देखो एक बात बताऊँ ना कि जो लड़कियां होती हैं, जो बेटियां होती हैं ना, वो माँ से बहुत अटैच होती हैं। तो मतलब बिटिया ने मम्मी के साथ का मतलब पिक लगाई है, जो मतलब मेरे को भी मतलब मैं भी भाव विभोर हो गई हूँ इस फ़ोटो देख के। अब मतलब उनकी मम्मी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी मतलब किताब में भी ज़िंदा रखा है। यादों में तो रहती हैं बेटियों के। देखना, ये किताब मैं अपनी स्वर्गीय माँ श्रीमती सुनीता त्यागी को समर्पित करती हूँ। देखना ज़रा, ये लिखा हुआ है। ये बहुत अच्छा लगा, काफ़ी है, बड़ी है ये, अमेज़ॉन पे मिल जाएगी। और इसमें सारी कविताएं, और कविता सारी उन्हीं की लिखी हुई हैं। कितनी सारी कविताएं हैं, देखिए ज़रा। मैं भी मतलब इन कविताओं को पढ़ूंगी, करूंगी। और जैसे कि जीवन के आधार पर ही बनी हुई हैं। और आप ना इसमें देखोगे कि अपना ही कहीं ना कहीं लगेगा ये मैं तो नहीं हूँ। और मैं पढ़ के बताऊंगी जो मुझे ये देखने से लग रहा है कि रेत का आईना। चलो मैं स्टार्ट करती हूँ। और फिर जो जिसने मतलब जिसके ये ऑथर हैं काव्या, वो भी इसके बारे में बताएंगी। और जो न्यू आ रहे हैं मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, नोटिफिकेशन ऑन करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने जो अभी वीडियो देखी थी उसमें जो बहू रानी हैं काव्या, और उनका नाम वैसे एक्चुअल नेम तो उनका है उज्ज्वल त्यागी। तो मैंने जो पहले अनबॉक्सिंग करी थी उसमें मैंने बार बार काव्या नाम बोला था, लेकिन जो ये लेखिका के रूप में उनका नाम जो है उज्ज्वल त्यागी है, जैसे स्कूल नेम होता है। तो आज मतलब हम उनसे बातचीत करेंगे और ब्रॉडकास्ट करेंगे। मैं भी मतलब फ़र्स्ट टाइम अपने चैनल पे ब्रॉडकास्ट कर रही हूँ, तो थोड़ा सा मेरे को भी नर्वसनेस हो रही है। उन्होंने भी पहली बार किया है तो उनको भी हो रही है, पर लेकिन आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे। और मैं चाहती हूँ कि मतलब अपने फैमिली मेम्बर हैं, जो मेरी ऑडियंस है अजय, जो मेरे को पसंद करती है, वो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और हम उनसे कुछ सवाल भी पूछेंगे, वो हमारे सामने बैठी हैं तो हम उनसे भी सवाल भी पूछेंगे। तो सबसे पहले हम ये सवाल पूछेंगे कि बचपन की कौन सी यादों ने आपको लिखने और कविता की ओर प्रेरित किया। तो काव्या आप ये बताएं कि मतलब कौन सी ऐसी यादें हैं जो आपको मतलब प्रेरित किया। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपका, अंजना जी का तहे दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया।
अगर मैं अपनी क्रिएटिविटी की शुरुआत की बात करूँ, तो उसका सबसे बड़ा श्रेय तो मेरी माँ को ही जाता है। वो हर रोज़ हमें नई-नई कहानियाँ सुनाती थी। कई बार वो सिर्फ़ किताबों की कहानियाँ नहीं होती थी, बल्कि उसी वक़्त अपनी इमेजिनेशन से कहानी बना देती थी। उन्हें सुनते-सुनते मेरी इमेजिनेशंस भी डेवलप होने लगी। उनकी एक बहुत ख़ास आदत थी। वो किसी भी बात को सीधे-सीधे नहीं कहती थी। वो हर छोटी-बड़ी बात को कहावतों और मुहावरों के एग्ज़ाम्पल्स के साथ समझाती थी। अब बचपन में तो मैं उन्हें सिर्फ़ सुनती ही थी, लेकिन धीरे-धीरे वही शब्द और एक्सप्रेशंस मेरे अंदर भी बसते चले गए। शायद वहीं से मुझे लैंग्वेज की खूबसूरती समझ आने लगी। स्कूल में जब मैं निबंध लिखती थी, तो अनजाने में उन्हीं मुहावरों और कहावतों का इस्तेमाल करने लगी। तो मेरी जो हिंदी की टीचर थी मधु मदान मैम अक्सर कहती थी कि मेरे लिखने का अंदाज़ सबसे अलग है। उन्होंने एक दिन मुझसे कहा कि अगर तुमने इस हुनर को आगे भी सँभाल के रखा, तो एक दिन ज़रूर अपनी एक पहचान बनाओगी। शायद पहली बार किसी ने मेरे अंदर के राइटर को मुझसे पहले पहचान लिया था। और उज्जवल जी, आपने बहुत अच्छी तरीके से बताया और बताया कि मतलब किन यादों ने मतलब आपको प्रेरित किया लिखने के लिए। तो मैं आपसे दूसरा सवाल पूछना चाहूँगी कि किस तरह के इमोशंस या टॉपिक पे आपको ज़्यादा लिखना पसंद है, इसके बारे में भी आप बताएं। अगर मेरी बुक की बात करें तो उसमें आपको अलग-अलग टॉपिक्स मिलेंगे। सोशल, नेचर, रिलेशनशिप, लाइफ, सेल्फ रिफ्लेक्शंस के बारे में। लेकिन सच कहूँ तो मैंने कभी ये डिसाइड नहीं किया था कि मुझे इन्हीं टॉपिक्स पे लिखना है। उस वक़्त जो इमोशंस सबसे सच्चे लगे, वही पोएम्स बन गए। लेकिन अगर मेरी फेवरेट डायरेक्शन की बात करूँ, तो वो है खुद को बेटर बनाने की जर्नी। जब भी मुझे अपनी किसी भी कमी का एहसास होता है, चाहे वो मेंटली हो, इमोशनली हो या पर्सनैलिटी से जुड़ी हो, मैं उसके बारे में सिर्फ़ सोचती ही नहीं हूँ, उसे लिखती भी हूँ। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि मैं पोएम में अपने आज वाले वर्ज़न को नहीं लिखती हूँ, बल्कि उस इंसान को लिखती हूँ, जो मैं बनना चाहती हूँ। मैं उन्हें बार-बार पढ़ के खुद को याद दिलाती हूँ कि मुझे कैसा इंसान बनना है। एक तरह से मेरी पोएम सबसे पहले मुझे ही मेंटली और इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। दूसरी चीज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, वो है मेटाफर्स। मुझे अपनी बात सीधे कहने की बजाय सिंबल्स या स्टोरीज़ के थ्रू कहना पसंद है, क्योंकि एक अच्छा मेटाफर हर रीडर को अपनी ही लाइफ़ के हिसाब से उसका मीनिंग ढूँढने पे की फ्रीडम देता है। मेरी बुक में भी ऐसी एक पोएम है, चाँद की आफ़त। शुरू में तो आपको लगेगा कि चाँद और सितारों की बातें चल रही हैं, लेकिन रियल में चाँद के खिलाफ सितारे कुछ पॉलिटिक्स कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं और ये ज़रूरी नहीं है कि मैं चाँद और सितारों की ही बात कर रही हूँ। मुझे लगता है कि जब एक पोएम हर रीडर को अपने अलग-अलग मीनिंग ढूँढने का मौका देती है, तो उससे उसकी खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। आपने अभी बताया कि आपको मतलब किस टॉपिक पे ज़्यादा लिखना पसंद है, तो आपने आर्किटेक्चर की भी पढ़ाई करी है। तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि आर्किटेक्चर की जो पढ़ाई आपने करी है, उसकी पढ़ाई ने आपकी क्रिएटिविटी को कैसे निखारा? ये मेरी लाइफ का सबसे इंटरेस्टिंग टर्निंग पॉइंट था। सच कहूँ तो मैंने शुरुआत में कभी भी आर्किटेक्ट बनने का प्लान नहीं किया था। मेरा टारगेट तो बीटेक करने का था, लेकिन एक फ्रेंड के कहने पे और मैंने आर्किटेक्चर का एंट्रेंस एग्ज़ाम दे दिया और वहीं से ही मेरी लाइफ ने एक नया रास्ता चुन लिया। आज पीछे मुड़कर देखती हूँ तो लगता है कि शायद यही रास्ता मेरे लिए बना था। आर्किटेक्चर ने मुझे सिर्फ डिज़ाइन बनाना नहीं सिखाया, बल्कि सोचना सिखाया। हमारे टीचर हमेशा एक बात कहते थे, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। ये लाइन मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगती थी। फर्स्ट ईयर में हमें एक बहुत ही यूनिक असाइनमेंट मिला। हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। हमें एक पोएम दी गई और कहा गया कि उसकी लाइंस को फील करो और फिर उस फीलिंग को पेंटिंग या विजुअल में एक्सप्रेस करो, कोई प्रॉप में बनाओ। उस दिन पहली बार समझ आया कि वर्ड्स को सिर्फ पढ़ा नहीं जाता, उन्हें देखा, महसूस और क्रिएट भी किया जाता है। बाद में हमें हनुमान जी के अलग-अलग नामों के मीनिंग समझकर उन्हें कलर्स और पेंटिंग्स के थ्रू एक्सप्रेस करने का एक प्रोजेक्ट मिला। तो वहीं मैंने सीखा कि हर इमोशन का अपना एक कलर होता है।
कलर्स में इमोशंस होते हैं। और मुझे लगता है कि मेरी पोएम्स और मेरी पेंटिंग्स के बीच में जो कनेक्शन आज है, उसकी फाउंडेशन वहीं रखी गई थी। आर्किटेक्चर ने मुझे सिखाया कि इमेजिनेशन सिर्फ दिमाग तक सीमित नहीं होती है, उसे वर्ड्स, कलर और विजुअल्स के थ्रू भी जिंदा किया जा सकता है। शायद इसीलिए आज मेरी कई पोएम्स पेंटिंग्स के रूप में भी सांस लेती हैं। आज जब रेत का आईना आपके हाथ में है तो आप कैसा महसूस करती हैं? और बहुत लंबा सफ़र रहा है, तो इस सफ़र में किन किन लोगों ने सबसे ज़्यादा आपका साथ दिया, बताइए ज़रा। इस सवाल का जवाब देना मेरे लिए सबसे इमोशनल मोमेंट है। जब पहली बार रेत का आईना मेरे हाथ में आई तो मेरी आंखों में आंसू थे। शायद इसलिए नहीं कि मैंने एक बुक लिखी है, बल्कि इसलिए कि मैंने अपनी ज़िंदगी का एक सबसे लंबा सफ़र उन पन्नों में समेट दिया था। मुझे लगा कि जैसे मेरी सालों की फीलिंग्स, मेरे एक्सपीरियंसेस और मेरी सोच सबने एक शेप ले ली है। और अगर आज की फीलिंग की बात करूं, जब बुक पूरी हो गई है, तो सबसे सरप्राइजिंग बात यह है कि मैं बहुत शांत हूँ। पहले मेरे माइंड में अनगिनत थॉट्स चलते रहते थे, लेकिन इस बुक को लिखने के बाद ऐसा लगता है जैसे मैंने अपनी सारी फीलिंग्स को वर्ड्स में उतार कर उन्हें रिस्पेक्ट के साथ फ्री कर दिया है। मेरी एक पोएम है, खोज कर छोड़ दो। उस पोएम में यही है कि अपनी फीलिंग्स को, जो भी फीलिंग्स हैं उनको खोजो, जो तुम्हें बार बार ट्रिगर करती हैं, तुम्हारे माइंड में आती हैं, उनको खोजो, उनको जियो, उनको सुनो और फिर उनको छोड़ दो, उनको फ्री करो, बांधो मत। अब मैं उनके बोझ के साथ नहीं, बल्कि उनसे मिली सीख के साथ आगे बढ़ रही हूँ। मेरे लिए रेत का आईना सिर्फ एक पोएट्री कलेक्शन नहीं है, ये मेरी सेल्फ हीलिंग जर्नी है। जैसे लोगों को योगा के बाद, मेडिटेशन के बाद महसूस होता है एक स्टेट ऑफ ब्लैंकनेस, मुझे ऐसा ही कुछ महसूस होता है। इसने मुझे सिर्फ एक राइटर नहीं बनाया, बल्कि मुझे मेरे अंदर की शांति से भी मिलवाया है, और शायद मेरे लिए इसी से बड़ी कोई अचीवमेंट नहीं है। इस सफर में मैं कभी उन लोगों को नहीं भूल सकती जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया। सबसे पहले तो मेरी माँ, जिन्होंने मुझे सपने देखना सिखाया। मैं जानती हूँ वो साथ नहीं है, पर साथ ना होकर भी उनका आशीर्वाद मेरे साथ है। मेरे पापा, जिन्होंने कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि एक बेटी होने की वजह से मेरे सपनों की कोई लिमिट हो। वो बहुत ओपन माइंडेड थे। उन्होंने मुझे बेटे की तरह ही पाला। मेरे फूफा जी, राजीव त्यागी जी, जिन्होंने सिर्फ मुझ पर भरोसा ही नहीं किया, बल्कि इस बुक की पूरी जर्नी में मेरे साथ खड़े रहे। उन्होंने मुझे बुक लिखने के लिए इंस्पायर किया और पब्लिशिंग से लेकर प्रिंटिंग तक हर पॉसिबल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर मेरा साथ दिया। शायद अगर उनका भरोसा ना होता तो ये बुक आज इस रूप में मेरे हाथ में ना होती। मेरे बेटे ने मुझे एक बहुत बड़ी सीख दी। उसके मासूम सवालों ने मुझे एहसास दिलाया कि अगर मैं चाहती हूँ कि वो अपने सपनों पे भरोसा करे, तो सबसे पहले मुझे खुद के सपनों को जीना होगा। आज उसकी आंखों में अपने लिए प्राइड देखना ना, मेरे लिए किसी अवार्ड से कम नहीं है। मेरी सास बबीता त्यागी जी, उन्होंने मुझे बहुत पॉजिटिव सपोर्ट दिया है। मेरी देवरानी कोमल, जिसने लगभग हर पोएम सबसे पहले सुनी, मुझे ऑनेस्ट फीडबैक दिया और हमेशा मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाया। मैं अपने सभी अपनों का दिल से शुक्रगुजार हूँ। हर किसी ने अपने अपने तरीके से मुझे आगे बढ़ने का हौसला दिया। नमस्कार। और आपने ये बताया कि किन किन लोगों ने आपका साथ दिया, तो एक अपनी इतनी सारी तुमने मतलब ये पोयम लिखी हैं, कविताएं लिखी हैं, तो मैंने भी महसूस की हैं, दिल को छूने वाली हैं। लेकिन कोई ना कोई तो ऐसी मतलब कविता होगी जो मतलब ज़्यादा ही आपको पसंद होगी, तो वो आप ज़रा सुना के बताइए। ये वन ऑफ माय फेवरेट पोयम है। चांद की भी आफत है, सितारों की बैठक में आज चांद को सबने नोचा है।
जलकर उसकी सुंदरता से सबने सवाल ये पूछा है। लुटाता है तू कीमती किरणें, उठकर आसमान में ऊंचा है, पहुंच ही जाता है जमीन पर, चाहे रास्ता कितना भी ऊंचा है। इन जमीन वालों का ना कर भरोसा, ये सारे हैं बड़े मतलबी। इनकी रातें उज्जवल करने को लुटाता है तू अपनी चांदनी। कभी तुझे बनाते वो मामा, तो बनता आशिकी तू कभी। कलंक कई छुपाने को दिखा देंगे तेरे दाग सभी। आशिक लालच देता तेरी जैसे तू सजावट है। आशिक लालच देता तेरी जैसे तू सजावट है। तू कहे तो चांद ले आऊं अगर तेरी ये चाहत है। तुम चांदनी मैं चांद तुम्हारा, देखो तो कितनी हिमाकत है। चांद बेचारा क्या करे, इस चांद की भी आफत है। तू बैठा शील जटाओ पे, तुझे भला क्या लालच है। तू जानता है तेरी वजह से धरती वालों को राहत है। तू भाव खा सो जा चुप करके, नरम ये कितना बादल है। आराम बिस्तर साध ले, देख यहाँ कितनी सन्नाहट है। मंद हवाओं की लोरी सुन ले, श्श, सोने दो चांद को, ना यहाँ कोई भी आहट है। ध्यान न देकर उनकी बातों पर, चांद तो फिर भी चमक रहा है। कर्तव्य अपने निभा के सारे, रात को जगमग कर रहा है। कर्तव्य अपने निभा के सारे, रात को जगमग कर रहा है। आपने हमारे चैनल पर रेत का आईना की अनबॉक्सिंग देखी और उज्जवल त्यागी से बात हुई, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मैंने पहली बार इस तरह का ब्रॉडकास्ट किया है और मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो मैं चाहती हूँ आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्हें सपोर्ट करें और एक बुक को परचेज़ करें। मतलब ये गृहस्थ जीवन में और अपनी गृहस्थी को देखते हुए और लेखिका के रूप में ये आगे निकल रही हैं और निखर के आई। आप लोग जितना सपोर्ट करेंगे ये और आगे बढ़ेंगी और इनको और प्रेरणा मिलेगी कि मैं दूसरी किताब लिखूं। बहुत जल्दी मतलब दूसरी किताब भी लिखेंगी, आएगी अमेज़ोन पे भी। तो चलो मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।